खुराना, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। भारत के साथ पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दो चार हो रही है। कोरोना वायरस ने जमीन से लेकर आसमान तक हर किसी चीज को प्रभावित कर रखा है। इस समय देश में कोरोना के केस 86,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि 2700 से ज्यादा मौत भी हो चुकी है। चलिए अब आपको देश के अलग अलग राज्यों और शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि वहां का हाल क्या है। बारीकी से जानेंगे अपने संवाददाताओं और ब्यूरो चीफ के जरिए कि वहां पर हाल क्या है, जमीनी स्तर की हकीकत क्या है। हर बार की तरह हम आपको यही दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे मंशा यही रहती है कि हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएं। इसका रियलिटी चेक क्या है, वहां पर जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसकी हकीकत क्या है। चलिए सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं से आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हेमंत जैमन। हेमंत जैमन, सबसे पहले जहन में सवाल यही आता है कि जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर फिलहाल की स्थिति क्या है और 24 घंटे के भीतर वहां पर क्या कुछ देखने को मिले मामले? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो लगातार राजस्थान के लिए चिंताजनक बातें हैं। और अभी सुबह जो 9 बजे की रिपोर्ट है जी, आज की तारीख की, शनिवार की, तो इसमें 99 केस सामने आए हैं और कुल जो आंकड़ा है वो 4,838 तक पहुंच चुका है। मैं आपको बता दूं कि कहां हैं। इसमें जयपुर में 55 है, जिसमें 48 सेंट्रल जेल से आए हैं। जी, उदयपुर में 9 है, कोटा में 1 है, झुंझुनू में 1, डूंगरपुर में 21, भरतपुर में 1, सिरोही में 2 और अजमेर में 1 पॉजिटिव मिला है। जी, साथ ही 350 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं, जिसे पिछले 3 दिनों में 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय है राजस्थान के लिए। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, 3 दिनों से 200 का लगभग आंकड़ा यहाँ सामने आ रहा है। ऐसे में प्रशासन का, सरकार की चिंता की लकीरें जरूर बढ़ने वाली है। हेमंत, ये समझने का हम प्रयास करें और दर्शकों को भी समझाने का प्रयास करें कि आखिरकार जिला प्रशासन अपने स्तर पर, जिला स्तर पर भले ही लाख कोशिशें कर रहा हो, सरकार भी लाख कोशिशें कर रही हो, लेकिन कमी कहां पर आ रही है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? कौन किस तरह से संपर्क में आ रहा है ये लगातार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन का जो रिलैक्सेशन है जी, वो लगातार राज्य सरकार के गाइडलाइंस के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कम किया जा रहा, मतलब उसको हल्का किया जा रहा, ताकि लोगों का व्यापार चल सके, धंधे, उद्योग धंधे, काम धंधे चल सके। क्योंकि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना भी एक बड़ा मुद्दा है। जी, कोरोना को तो कंट्रोल करना ही करना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना को कंट्रोल करने के चक्कर में लोग भूख से, काम धंधों से, बेरोजगारी से मर जाए। तो वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उसके लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अब धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ रहा है जांचों का, जैसे 25,000 जांचें अब प्रतिदिन के हिसाब से जो प्लान किया हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, ऐसे में जब जांचें हो रही हैं तो संभवतः वहां पर पॉजिटिव की संख्या भी बाहर निकल के सामने आ रही है। तो एक बड़ा सवाल है किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। जागरूकता आम नागरिक की वो बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजेशन का यूज करना, ये सारा काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी धरातल पर जो स्थिति है उससे 2-4 होना सरकार को करना पड़ रहा है। हेमंत, हम ठीक है, मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, लोगों को जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार देना, उनका काम धंधे चौपट ना हो इसलिए उनको भी रोजगार करके उनका काम भी धंधा जिस तरह से सुचारू रूप से चले, ये भी ठीक है, मानते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री, खुद तमाम मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि जान है तो जहान है, मतलब जान रहेगी तभी तो आप काम कर पाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, अब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उनका एक अलग ट्रेंड है। वो पार्टी लाइन पर भी बात करते हैं, देश हित में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सोचना किसके लिए है, आम नागरिक के लिए। और आम नागरिक की आम जरूरतें क्या है, केवल भोजन पानी नहीं, उसे भविष्य भी सोचना है, उसके बच्चे भी है, छोटे छोटे परिवार भी है, बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनको आगे प्लान करना है। तो किस तरह से चला जाएगा उसके लिए भी प्लानिंग होती है। अब एक कोई फैक्ट्री मालिक है, उसका उद्योग धंधा है, पिछले 5 साल से उसने खूब मेहनत करी और आज जब वो एक रनिंग कंडीशन में आया, जब उसका धंधा अच्छा चलना चाहिए था तो कोरोना काल आ गया। ऐसे में पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है। जो मजदूर है उनका पलायन हो रहा है। तो जरूरी है कि भाई मजदूर जब जाएगा तो उद्योग धंधों पर असर पड़ेगा, उद्योग धंधे चलेंगे नहीं। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। चलिए हेमंत, हम वापस लौटेंगे आपके पास। अब सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव के पास, बारीकी से जानकारी रखते हैं, अध्ययन करते हैं
अमितेश, सबसे पहले तो इसी बात पर मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि यूपी के औरैया में चाहे पिछले दिनों में भी कितने बड़े हादसे देखने को मिले हो हमें, तो जहन में और दिल में केवल यही समझ में आता है और पूरी तरह से दिल झकझोर जाता है इस बात को देखकर कि मजदूरों को लेकर ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। क्या हमारे सिस्टम का फेलियर है? 24 मजदूर आज भी इस तरीके से उनकी मौत हुई है हादसे में, ये सिस्टम क्या कर रहा है? यस, सबसे पहले अगर हम बात करें इस आज के हादसे के बारे में जी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दरअसल जो कुछ भी आज औरैया में हुआ जी। इसने पूरे देश को झकझोर दिया। जी। वो हादसा नहीं है, वो दरअसल आप उसको एक्सीडेंट का नाम ना देकर खौफ का नाम दें। दरअसल खौफ हम इसलिए कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके जेहन में खौफ है। उनके जेहन में खौफ इस बात का है कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि अगर वो जितना जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे, जहां से निकले हैं वहां से लेकर अपने घर तक जितना जल्दी वो पहुंचते हैं उतना वो बेहतर है। ये खौफ मजदूरों पर है, ये खौफ ड्राइवर पे है, ये खौफ चालक पर है और यही खौफ दुर्घटना में तब्दील हो जा रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि औरैया एक बानगी है। औरैया में आज 23 लोग जो बेचारे बेगुनाह थे, जिनका पूरा परिवार, सोचिए कि एक मजदूर के परिवार पे क्या बीत रही होगी, लेकिन खौफ ने उन्हें असमय मौत के गाल में समा दिया। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि औरैया की ये पहली घटना नहीं है, उसके पहले कानपुर देहात, 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, कानपुर में हुई हैं। उसके अलावा बाराबंकी इलाके में घटनाएं हुई हैं। एक पति पत्नी बच्चे शहीद पथ में लखनऊ में जा रहे थे, उनको गाड़ी ने रौंद दिया। ये तस्वीर जो है वो पूरे देश को झकझोर दे रही है, आंखें नम हो जा रही हैं। और हमारा ये मानना है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम कवर कर रहे हैं, हमने महसूस किया है उन मजदूरों की आंखों में तकलीफें, वो खौफजदा हैं। सरकारों को इस खौफ को दूर करना होगा। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, खौफ का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं यस, क्योंकि ये मजदूर खौफजदा हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पुलिस हमें पकड़ ले, ऐसा ना हो कि हम अपने घर को ना पहुंच पाए। तो सबसे पहले जहां से भी ये आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, जहां से भी ये निकल के अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, वहां की सरकारों को या फिर जिन भी रास्ते जा रहे हैं उन सरकारों की पहली जिम्मेदारी होती है अखबारों में अपने काम की बड़ी बड़ी जो विज्ञापन इश्तहार है वो जो तमाम सरकारें वो देती हैं, एक इश्तहार इस पर भी दे देती है कि देखिए आप मजदूर हैं, आप ऐसे देश संकट के दौर से गुजर रहा है, अगर आपको घर जाना है आप आराम से जाइए, आपको कोई पुलिस रोकेगी नहीं, आपको टोकेगी नहीं। कैसा लॉकडाउन है यार, समझने की कोशिश करिए इसको। 23 लोगों के परिवारों पे क्या बीत रही होगी, 25 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी, कहाँ जाएंगे वो। सरकारी ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो मृतक है उनको मुआवजा मिलेगा, जो घायल है उनका मुफ्त में इलाज की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है मृतक परिवारों को। लेकिन क्या आप सोचिए यार, थोड़ा सा मानवता दिखा के आप सोचिए कि क्या ये पैसों का जो पैसे हैं उन पीड़ित परिवारों के जख्मों को, उनके जो अपने इस खौफजदा माहौल में हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चले गए, क्या हम और आप या फिर पैसे या फिर ये राजनेता उनको वापस ला पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकारों को एक पूरी तरह से विश्वास लाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप किसी भी मजदूर से बात करिए, हमने सैकड़ों मजदूरों से बात करी, एसी कमरों में, एसी स्टूडियो में बैठ के नहीं, ग्राउंड जीरो पे धूप में जल के बात करी। लोगों का यही दर्द था, वो ये चाह रहे थे, वो बात करने को तैयार नहीं है कि 2 सेकंड रुक जाएं, इसलिए क्योंकि वो सोच रहे हैं कि 2 सेकंड रुकेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको पुलिस पकड़ ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की लाठियां पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं और भेज दिया जाए। ये खौफ निकालना होगा यार, और ये खौफ जिस दिन निकल जाएगा ये तस्वीर नहीं आएगी जो पूरे देश को कहीं ना कहीं दुनिया के सामने जो मानचित्र पर एक धब्बा नुमा लग रहा है। जिस तरह 23 मजदूरों की मौत हुई, मुजफ्फरनगर में मजदूर जो है वो कुचल के मर गए। अगर कानपुर देहात की बात करें, कानपुर की बात करें, शहीद पथ की बात करें, बाराबंकी की बात करें, लखनऊ की बात करें, तमाम जगहों पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रक चालक जो है स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, रातों रात जो मजदूर हैं वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भरोसा दिलाइए कि आप अपने घर जा रहे हैं, आप चोरी या डकैती करने नहीं जा रहे हैं, आप किसी देश पे कब्जा करने नहीं जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं, इत्मीनान से घर जाइए। सरकारें आपके साथ हैं, आपको जो भी सहूलियत होगी वो दी जाएगी। आप घोषणाएं करते हैं कि ट्रेनों में फ्री हैं, यात्राएं फ्री हैं, बसों में टिकट नहीं लिया जाएगा,
लेकिन कैसा सफर है, जो सफर कभी खत्म नहीं होता है। यह समझना होगा, सोचना होगा, और जो आपके सामने आ रही है चोट दे रही है। और औरैया की अगर हम बात कर लें, चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए, जो मृतक हैं उनके परिवारों को सहायता जो राशि है वो पहुंचाई जाए, उसमें कोई कोताही न बरती जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो मुफ्त में इलाज है वो घायलों का होगा। समाजवादी पार्टी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और जो पीड़ित परिवार हैं उनको 1-1 लाख रुपए, मृतक परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है। तमाम पार्टी की जो शोक संवेदना है वो आ रहे हैं, लेकिन कब तक? हर रोज यही हो रहा है, हर रोज यही तस्वीर आ रही है। बिल्कुल, बड़ा सवाल अमितेश जी ये बिल्कुल यही है कि जिस तरीके से भले ही सरकारें बहुत दावे कर रही हों, मैं अमितेश जी एक आंकड़ा पढ़ रहा था, तकरीबन पिछले जो दिनों में हादसे हमें देखने को मिले हैं, चाहे तेलंगाना की बात करें हम, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे यूपी के अलग अलग जिलों की बात करें, तो उसमें तकरीबन अब तक 60 से लेकर 90 मजदूर अपने ऐसे ही जान गंवा चुके हैं। मतलब जो सरकारें कहती हैं कि राष्ट्र निर्माण में मजदूरों का सबसे बड़ा हाथ है, उन्हीं मजदूरों की हमारे देश में हालत क्या है, इतनी बद से बदतर होती जा रही है, उनकी कोई जान की कीमत नहीं है। ये सीधा तौर पर यही बताता है कि हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है और सिस्टम हमारा मजदूरों को मनाने में, उनको समझाने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। जी, और आप हर आंकड़ों के साथ आते हैं और ये बहुत बेहतर बात है कि खबर फास्ट बहुत जिम्मेदारी के तरीके से हम पत्रकारिता करते हैं, अपने धर्म को हम निर्वहन कर रहे हैं, पूरी टीम काबिल तारीफ है हमारी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको समझना होगा, दो चीजों को समझना होगा। मैंने पहले कहा खौफ, आजकल जो मजदूरों पे खौफ है, उनके जहन में खौफ है, और सिर्फ ये खौफ मजदूर तबके के लोगों में नहीं है, हर किसी के है जो कि दूर है, दूर प्रदेश में है। वो सोच रहा है, तमाम बड़े बड़े लोगों के फोन हमारे पास आते हैं। अभी तमिलनाडु से एक पूरा मजदूरों का जत्था वहां फंसा हुआ है, उनके परिजन लगातार फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अब सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। लेकिन जिस जगह के मजदूर हैं, गोरखपुर के मजदूर रहने वाले हैं, तमिलनाडु में फंसे हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा है। अभी तक आपको हैरानी होगी कि ट्वीट करने के बावजूद तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग के को उनको वापस बुलाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिनकी जवाबदेही है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनका कोई भी बयान नहीं आया। ये समय राजनीति करने का नहीं है। एक बात तो तय समझना होगा कि देश में इससे बड़ी महामारी कभी नहीं आई है। ये पहला मौका है, चाहे अधिकारियों के लिए, चाहे नेताओं के लिए, चाहे सरकारों के लिए। लेकिन हम उस पर कोस नहीं रहे हैं, हम ये जमीनी बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है। और एक आपको एग्जाम्पल दिया मैंने तमिलनाडु की घटना को। दूसरी बड़ी बात आपने कही कि जिस तरह से खौफजदा मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वो डरे हैं, वो रातों रात चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ट्रेनों के पटरियों पर चल रहे हैं। आपने देखा मुंबई में जो हादसा हुआ, तो वो ये चाहते हैं कि जल्दी से किसी तरह से घर पहुंचे। एक दिलासा देना है, अखबारों में आप एक इश्तहार निकालिए, विज्ञापन जिसको कहते हैं, टीवी चैनलों में आप बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। एक विज्ञापन गरीब मजदूरों को दे दीजिए कि भैया ऐसा है कि आप जहां पर भी हो, जहां से हैं वहां अगर जाना चाहते हैं, इस जगह पे आपको बस मिलेगी, इस जगह से आप जाइए, पुलिस कहीं पर भी आपको परेशान नहीं करेगी, ना आपको लठ मारेगी, ना आपकी पिटाई करेगी, ना आपको बंद किया जाएगा। आप घर जाइए, आप देश के नागरिक हैं, आप आराम से जाइए, हम आपके साथ हैं। ये आप हमारे निवासी हैं प्रदेश के, हम आपके साथ हैं। ये कभी भी किसी भी ने नहीं कहा। मुझे जहां तक हो सकता है कि मैं कहीं भूल गया हो, कई तस्वीरें न दिखी हो, लेकिन जो आश्वासन अधिकारियों की तरफ से मिलनी चाहिए, ग्राउंड जीरो से, बड़े अधिकारियों से, वो तस्वीरें कहीं पर भी नजर नहीं आई। दूसरी बड़ी बात यह है कि आजकल देखिए बहुत दुखद तस्वीर दूसरी भी आ रही है। दूसरी तस्वीर यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो अंदर अंदर घुट रहे हैं, उनके सपनों की दुनिया खत्म हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले प्रयागराज की घटना सामने आई है, जहां पर एक फौजी परिवार ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। वो उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, वो तनाव में थे और तमाम ऐसी परेशानियां थी कि जो किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, पिछले कई दिनों से घुट रहे थे। तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जब लोग इस कदर परेशान है कि अपने परिवारों को खत्म कर रहे हैं, मासूम बच्चों को खत्म कर रहे हैं, ऐसे में भी सरकारों को, अधिकारियों को आगे आना होगा। बिल्कुल, कहना ऐसे होगा में सरकारों और अधिकारियों को आगे आना होगा। अमितेश जी, बिल्कुल आपने सही बात कही और एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि सरकारों को मजदूरों को विश्वास में लेकर समझाना चाहिए, एक विज्ञापन निकालना चाहिए। वैसे तो सरकार अपने विज्ञापन के लिए कई लाखों करोड़ रुपए का पूरी तरीके से ऐलान कर देती है, विज्ञापन छपवाती है, अपने लिए
प्रमोट करती है। तो ऐसे में मजदूरों को भी विश्वास में लेकर उनको कहना होगा कि आप खौफजदा मत रहिए, आपको समझना होगा, आपके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं जमीनी स्तर पर है, तो इसलिए समझना होगा। चलिए अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वहां पर अभी हाल क्या है, 24 घंटे के भीतर वहां पर क्या स्थिति देखने को मिली है? देखिए, बिल्कुल यस, मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक के जो आंकड़े थे वो करीब 137 बताए जा रहे थे, पर 3 और नए मामले आने के बाद ये जो आंकड़ा है 140 पर पहुंच चुका है। वहीं राहत वाली खबर ये है यहाँ पर यस से करीब 75 लोग इसमें ठीक भी हो चुके हैं, जो अपने घर जा चुके हैं। पर कहीं ना कहीं 5 लोगों की मौत भी यहाँ पर जो है दुखद घटना जो कि मानी जा रही है। और इस 5वीं जो मौत हुई है, जो 17 वर्षीय लड़की थी, इसकी मौत हुई है। कैंसर कारण बताया जा रहा था, कैंसर था काफी लंबे समय से। और दूसरी जो बीमारी हुई थी कोरोना, तो उसकी जो है कल बीते दिन जो है मौत हो गई। इसको लेकर के देखिए, जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उसके हाथ पांव पूरी तरीके से फूल गए। पर कहीं ना कहीं जिस इलाकों से जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हम यस उसी इलाके में खड़े हुए हैं, बल्लभगढ़ में खड़े हुए हैं। समय हरिविहार कॉलोनी है, आदर्श नगर। यहाँ पर बीते 2 दिन पहले ही जो है करीब 7 मामले यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का आए थे और करीब 14 लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया था। उनका भी जो है रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद कहा जाएगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पर ऐसे इलाके में भी लगातार देखिए प्रशासन की बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह 10 बजे से पहले और शाम को करीब 4 बजे के बाद ये रोड पूरी तरीके से लबालब लोगों से भर जाता है। और आप भी अभी भी देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से लगातार लोगों की आवाजाही शुरू है, पर दुकानें सभी खुली हुई हैं। जिस तरीके से अन्य इलाकों को जिस तरीके से प्रशासन ने सील किया था कोरोना के मामले आने के बाद, तो इसी प्रकार से अगर जिस इलाके की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से या पुलिस प्रशासन की ओर से किसी की भी कोई नजर नहीं है। और बड़ी चूक यहाँ पर की जा रही है। ना तो इस कॉलोनी को सील किया गया है, नहीं पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ पर चल रही है। कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जा सकता है कि 3rd स्टेज जिसका डर था यहाँ, वही 3rd स्टेज अब कोरोना की शायद पहुंच चुकी है। अभी कंफर्म कहना मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल, ये मुकेश, ये बात कहना हमें जल्दबाजी होगी जब तक सरकार खुद आधिकारिक तौर पर ये ऐलान नहीं करती कि 3rd स्टेज है या फिर नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन भी लगातार जिस तरीके से अपना रवैया अपनाए हुए है, उसको लेकर भी हमें देखना होगा। तो चलिए अब पहले सीधा रुख करते हैं, हमारे मनीष कुमार हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो मनीष कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा का अपडेट क्या है अभी कोरोना को लेकर, वहां पर हाल फिलहाल की स्थिति क्या है, 24 घंटे के भीतर वहां पर कैसे मामले देखने को मिले हैं? मजदूर जो है वो आगे मजबूर हो रहा है, क्योंकि हरियाणा की बात करें या किसी और स्टेट की बात करें, रात में आपने देखा जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो इस मजदूर जो है वो। मनीष जी, मुझे आपको बीच में ही रोकना होगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। हम आपसे वापस लौटेंगे और संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो अब सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत जैमन जुड़े हुए हैं अलवर से। हेमंत, आप अस्पतालों का दौरा कर रहे होंगे, निरीक्षण कर रहे होंगे, वहां पर जाकर देख रहे होंगे कि वहां पर किस तरह से स्थिति बनी हुई है, डॉक्टरों को लेकर जिला प्रशासन से लेकर अस्पताल प्रशासन किस तरह से उनको महफूज रखने के लिए जो तमाम जो महफूज करने के लिए किट्स होती हैं वो किस तरह से मुहैया करा रहा है, डॉक्टर वहां पर किस तरह से इसको देख रहे हैं इस मामलों को? देखिए, जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो कोरोना वॉरियर्स की टीम है जी, उसमें चाहे चिकित्सक हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी भी एक हिस्सा है उसके जी। ये सब लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं एक लेवल पर हैं। खास तौर पर चिकित्सकों के लिए अस्पतालों में जो जांचें हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो एक ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव लोग व्यक्ति एडमिट हैं, वहां पर पूरा तरह से एक सिक्योर जगह करके उसको पूरा पीपीई किट वगैरह के साथ पूरा एक प्रिपेयर किया गया है। व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघन होता है, साफ सफाई का जो चीजें हैं
या फिर जो श्रमिक कहीं से आ रहे हैं उनको जो पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, उनका जो मूवमेंट है, बसों से लाना, फिर उनको ट्रेन में भेजना, रेलवे स्टेशन पर, हालांकि सैनिटाइजेशन वगैरह या मास्क वगैरह की चीजें तो होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जो मूवमेंट है, उस दौरान किसी को ये नहीं पता कि कौन व्यक्ति क्या है, इसको किस तरह की बीमारी है, वो कहाँ टच कर रहा है, कैसे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक बड़ा सवाल है। इसमें कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव की संख्या है वो एक संशय की स्थिति है और बढ़ती है जरूर है, क्योंकि हजारों की संख्या में अब पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैं अलवर जिले से अभी फिलहाल रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर लगातार 2-3 दिन से ट्रेनें जा रही हैं और बिहार के गया जिले, सीवान जिले और कल मध्य प्रदेश और आज हरियाणा से आए हैं जो उनको वहां पर भेजा जाएगा। तो ये सब चीजें हो रही है मूवमेंट में। दूसरी बात, सबसे जो इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं संभवतः, जैसे महाराष्ट्र में देखा गया कि पुलिसकर्मियों के साथ साथ एक तबका ऐसा भी है सरकारी उपक्रम का जो राजस्व विभाग में आपका पटवारी होता है, कानूको होता है, तहसीलदार होता है। अलवर जिले की बात करें तो यहाँ तो सारी व्यवस्था ही लगभग श्रमिकों को पलायन शिफ्टिंग से लेकर के सब चीज करने के लिए राजस्व विभाग पर एक तरह से थोपी गई, समझो कि यहाँ पर कोई इस तरह का नोडल नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है, एक ही विभाग लगातार 3-3 कामों पे एंगेज है और वो बड़े परेशान है कि उन्हें लगातार 12-12, 1-1 बजे तक काम करना पड़ता है, फिर सुबह 5 बजे उठकर। चलिए, मतलब हेमंत, यही बात सामने आ रही है कि यहाँ पर अव्यवस्थित रूप से काम हो रहा है। चलिए हेमंत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी और हमारे दर्शकों को आपने जमीनी हकीकत से रूबरू कराया कि वहां पर गहलोत सरकार और अलवर जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, वहां की और स्थिति क्या है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहां पर अपडेट क्या है हरियाणा को लेकर और वहां पर जिलों का हाल क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों का पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा हो चुका है। अभी तस्वीरें देखने को मिली सुबह सुबह मनीष, वहां पर यमुनानगर की नदी के जरिए मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 कल आंकड़ा और आया है, वो वाकई में हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर मैं मजदूर की बात करूं तो मैं अभी अंबाला जिला में हूं और रात एक ऐसी घटना घटती है जो कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए जो है वो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये नारायणगढ़ का मामला है। नारायणगढ़ हरियाणा के अंबाला जिला में पड़ता है और रात की स्थिति ये थी वहां पे कि लगभग 17-18 मजदूर और उसमें एक महिला जो कि 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है और गोद में 2 बच्चा लेके जब वो अपने घर की ओर चलती है, वहां पे कोई भी प्रशासन उसको मदद करने के बजाय हरियाणा पुलिस के जो जवान है उसको वापस भेजने का काम करते हैं। रात को यहाँ का जो एसडीएम की बात करें तो वो फोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं। 10 बजे के बाद नोडल अधिकारी वो यहाँ पे नियुक्त है। अगर शासन प्रशासन की ये स्थिति रही तो वाकई में मजदूर जो है मजबूर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मजदूर के नाम पर सिर्फ घोषणा होती है, राजनीति होती है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो मजदूर को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ गुरुग्राम से सीधा आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं शिवानी लोहिया। शिवानी लोहिया, आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर गुरुग्राम में फिलहाल स्थिति क्या है और वहां पर जिला प्रशासन का क्या रवैया है? बिल्कुल यश, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर फिर से 9 आंकड़े सामने आना बेहद चिंताजनक है। अब जो गुरुग्राम है उसके अंदर 89 जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं और अगर बात करूं आंकड़े की तो ये आंकड़ा अब 179 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। गुरुग्राम प्रशासन लगातार इसके तहत कदम उठा रहा है और इसी के तहत अब गुरुग्राम के जो उपायुक्त अमित खत्री हैं उन्होंने ये जो गुरुग्राम के अंदर 35 जो जगहें हैं, क्षेत्र हैं, वो कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 24 जो जगहें हैं वो गुड़गांव की हैं और एक जो है वो सोहना की है। जिसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, हर जगह लोगों को समझाया जा रहा है लगातार। लेकिन एक बड़ी परेशानी ये आने लग रही है कि गुरुग्राम में जो सदर बाजार है उसमें लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो छूट लोगों को मिल रही है वो बेहद जो है चिंताजनक है और लगातार वो मामले बढ़ा रही है। वहीं अगर बात करूं यश, मैं गुरुग्राम में खुलने वाली दुकानों की, तो यहाँ पर ज्वेलर्स की काफी दुकानें हैं,
कपड़ों की काफी दुकानें हैं, चप्पलों की काफी दुकानें और कई ऐसी जो चीजें हैं वो यहाँ पर दुकानें हैं, जिसके बाद अब लॉकडाउन 4 जब शुरू होने वाला है, इसी के तहत उन लोगों ने एक अर्जी जो है वो सरकार में दी है कि उनको और इवन के तहत जो है दुकानें खोली जानी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो बिल्कुल है नहीं, कह सकते हैं कि आमदनी अच्छा नहीं और खर्चा रुपया, क्योंकि उनको बिजली का बिल भी देना है, दुकान का किराया भी देना है और उनके जो सेल्समैन हैं उनकी सैलरी भी वो दे रही हैं। तो लगातार जो दुकान वाले हैं उनका लगातार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि हमें जो है दुकान खोलने की इजाजत दी जाए, जिसके जरिए हम अपनी कुछ आमदनी जो है वो बना सके। बिल्कुल, चलिए शिवानी लोहिया आप बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार जी, आपसे हम यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि हरियाणा में फिलहाल अपडेट क्या है कुल मिलाकर, और वहां पर सबसे अच्छी बात शुरुआत में ही देखने को मिल रही थी मनीष कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है बाकी राज्यों की तुलना में। अब फिलहाल वहां पर रिकवरी रेट को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 58% की रिकवरी रेट हरियाणा की है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यस, लॉकडाउन 4 की जो है वो कल शायद लॉकडाउन 4 कल परसों में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में अगर हम लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 3 की बात करें तो आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन 1 जब समाप्त हुआ तो हरियाणा में एक राहत की स्थिति थी कि लॉकडाउन 2 के अंदर जो संख्या थी वो सिर्फ 300 के आसपास थी। लेकिन आज हम लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, अगर आज की बात करें तो आंकड़ा 850 के पार हो चुका है। वहीं अगर मृत्यु दर की अगर बात करते हैं तो उस समय हरियाणा में जो लॉकडाउन 1 की स्थिति थी उसमें हरियाणा में मौत की संख्या जो थी वो कोरोना मरीज की सिर्फ 1 थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आंकड़ा जो है वो 2.5 अंकों में पहुंच चुका है। 13 जो है वो अब तक मौत हो चुकी है। तो वाकई में देखिए, जहां अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार चिंतित है, सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे वो उद्योग है, चाहे वो रोडवेज है, चाहे वो रेलवे है, सरकार अपनी खजाने की तरफ देख रही है। लेकिन मैं बात करूंगा जो सड़क पे चल रहे मजदूर है, वो मजदूर है जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे दुकानदार है, यस, उनको बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोग को कहीं जाना है, लेबर जो है, अगर लेबर नहीं रहेगी, मजदूर नहीं रहेगा तो कारोबार कैसे होगा? सरकार को उसके तरफ बहुत ध्यान देने वाली बात है। सरकार कहती है, होम मिनिस्ट्री का साफ आदेश था कि हर राज्य सरकार के सचिवों को चिट्ठी लिखी गई थी कि मजदूर जहां भी हैं उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर वाकई में ये रहने खाने पीने की व्यवस्था अगर होती तो आज मजदूर जो है वो जीटी रोड या किसी सड़क के ऊपर नजर नहीं आते। ये चलिए, हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने बताई और जमीनी हकीकत से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो सभी सरकारों के सामने, केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा चिंता का विषय है। अगर 24 घंटे के अपडेट की बात कर लें तो 3900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अब आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली बात यह है, एक आंकड़ा सामने आया है कि भारत ने कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसका मतलब समझिए और इसके मायने समझिए। और जिला प्रशासन से लेकर सरकारों के सामने, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके सामने एक बड़ा चिंता का विषय है। भले सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, जिला प्रशासन लाख कोशिशें कर रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर की हकीकत भी किसी से छुपी नहीं है। चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।